Assalamu alaikum everyone. Welcome again. Thank you very much for joining another session of Coffee with Tawfiq. आज हम बात करेंगे civic responsibilities and duties. We'll go in a little bit of detail. इस पर थोड़ी discussion को बढ़ाएंगे. आज हम मेरे साथ 3 गेस्ट हैं. दो तो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं, एक और दोनों को आप जानते हैं, उस्मान को और फारूक को भी. आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं. मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ और हो सकता है आप लोग गैस ही कर लें. He's a corporate trainer, mentor, and years of experience in hospitality industry. He has been a tennis champion, and he was a special assistant to the previous government of Imran Khan for tourism in Pakistan. तो उनका बहुत शुक्रिया. थोड़ी देर में ये तीनों गेस्ट ज्वाइन करेंगे and we will have a fruitful discussion and let's see what everyone has to say. तो चलते हैं अब अपने गेस्ट की तरफ से, और वो बस अभी ज्वाइन ही कर रहे हैं और they are ready to walk in. तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ. चले जी, हमारे तीनों गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है और फाइनली वी गोना स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन. उस्मान इज हियर, फारू इज हियर, आजम साहब, आजम जमील इज हियर. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आजम साहब अस्सलाम वालेकुम ऑफिशियली. और अब आपको मैं सवाल आपकी तरफ रखूंगा कि ज़रा लोग सुनने वालों को बताएं, ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिविक ड्यूटी, ये शय क्या है, ये होती क्या चीज़ है? क्या हमें मालूम है कि क्या होती है सिविक ड्यूटी? Assalamu alaikum ji. Thank you for having me. I think it's nothing complicated. It's just our role as a citizen of Pakistan. अब ये जिस मर्जी लेवल पे आप ले जाएं, अगर आप मुल्क के लेवल पे ले जाएं, आप प्रोविंस के लेवल पे ले जाएं, आप शहर के लेवल पे ले जाएं, आप मोहल्ले के लेवल पे ले जाएं, at each point I think we have responsibilities. लेकिन like every other responsibility, ये हमने किसी और को दे दी. एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये तो हमने 50 साल से किसी और को दी हुई है. इफ यू रिमेम्बर, ये 1-2 इलेक्शंस छोड़ दें, इससे पहले जितनी भी इलेक्शंस होती थी तो हम तो वोट नहीं डालते थे. वो तो हमारे मुलाजिम कहते थे कि हम वोट डाला है, तो हम कहते थे जल्दी वापस आना, बाजी ने शॉपिंग जाना है. So and then we spent the next 5 years criticizing the government. तो ये तो आई थिंक थोड़ा सा इमरान ने कुछ किया तो कुछ हम लोगों ने वोट डालना शुरू किया. तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड. आई थिंक वी हैव गिवन अप ऑन अ लॉट ऑफ आवर रिस्पांसिबिलिटीज. बट like you know, Tawfiq, and Usman knows that I have a mission. I'm trying to get people back into realizing their civic responsibilities. I'm engaging with the youth because जो youth है उसने ही कल बड़े होना है, उसी ने मुल्क चलाना है, हमने तो नहीं चलाना. तो उनको जरा थोड़ी सी मैं डांट डपट करके जरा थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ. So yeah, regrettably हमने ये छोड़ दिया और हम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले आए कूड़ा कचरा साफ करने के लेवल पे कि जी अगर आपने अपना गार्बेज साफ कर दिया है तो आप बहुत सिविकली रिस्पॉन्सिबल हो गए. बट आई थिंक इट्स मच ब्रॉडर देन दैट. देयर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व. लेकिन उसके लिए तो सॉरी मैं लंबा कर रहा हूँ. सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कम्युनिटी कोहेजन बड़ी जरूरी है. हमने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी है. अब ऑल ऑफ यू न्यू कि जी मैं टूरिज्म हेड करता था पाकिस्तान में इन द IK गवर्नमेंट, और लोग एक बड़ी फॉल्स मिथ में जिंदा हैं पाकिस्तान में. एक तो हमें अपने आप से झूठ बोलने का बहुत शौक भी है और हमें अब उसमें एक माहिराना काबिलियत भी हो गई है.
we lie to ourselves so beautifully. तो ये जो कहानी है कि जी ये हम तो 7,000 साल से मिलनसार हैं और हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं. You know, we dwell in our own delusions और illusions कह लें. देखिए हम जरूर मिलनसार लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन तौफीक, यू एंड आई बोथ नो कि हम मोहब्बत उनसे करते हैं जिनको हम जानते हैं. हम खाना उनको खिलाते हैं जिनसे हमारी दोस्ती होती है. और टूरिज्म इज बीइंग नाइस टू स्ट्रेंजर्स. अजनबियों के साथ मोहब्बत को टूरिज्म कहते हैं. हमें अजनबियों के साथ एलर्जी है 7,000 साल पुरानी. हम नहीं पसंद करते कोई अजनबी हमारे सामने आ जाए. हम लोग ईमान से डेवू में बैठ के 4 घंटे का सफर करते हैं टू गो टू लाहौर. तो जो 7 बंदा बैठा होता है, हराम है हम उससे उसका नाम पूछ लें. हम टूरिज्म करने निकले हैं. सो आई थिंक वी नीड टू जस्ट वेक अप अ लिटिल बिट. एंड ऑफ कोर्स आई से थिंग्स दैट पीपल डोंट लाइक, बट दैट्स द वे आई एम. तो नहीं, ठीक कह रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा. थैंक यू. यू नो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. ऑब्वियसली एवरीवन नोज इट. पेइंग टैक्सेस इज इम्पोर्टेंट कि हम सब अपने टैक्सेस पे करें. ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लें, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिविक ड्यूटीज़. और जैसे आपने कहा लोकल कम्युनिटी, यू नो, वी नीड टू बी एंगेज्ड इन आवर कम्युनिटी. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और एक और चीज़ आपने जो शुरू में कही कि वोट डालना, वो तो हमें तो आता ही नहीं था, पता ही नहीं था कि वोट डालना भी है या नहीं. हमने तो सिर्फ क्रिटिसाइज करना होता था. बट एनीवेज, अभी जो रिसेंटली जो कुछ हुआ है, दैट इट्स गोइंग, एटलीस्ट वन ऑफ द थिंग इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. तो मैं उस्मान की तरफ चलता हूँ. एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिविक ड्यूटीज. जी, थैंक यू तौफीक साहब. एंड आजम साहब ने काफ़ी डिटेल के साथ और एक बहुत बड़ी जो एक आप जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट को उन्होंने कुछ एक समेटने की कोशिश की है, जिसमें हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि बेसिकली सिविक ड्यूटी है क्या. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपने आप को सोशली बहुत आइसोलेट किया है जानबूझ के ओवर द पीरियड ऑफ 2 or 3 जनरेशंस इस तरह करके. और उसमें हम लोगों ने उसकी रीजंस मुख्तलिफ हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर, जिस तरह तौफीक साहब ने कहा कि कम्युनिटी स्पिरिट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. और उस कम्युनिटी स्पिरिट की ख़त्म होने की वजह से हर बंदे की सोच बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है कि अगर मेरा काम निकल रहा है तो आई डू नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट यू नीड और व्हाट आजम साहब नीड और व्हाट फारूक मे नीड, चाहे हम लोग एक जगह पे रहते हो. इस चीज को लेके हमारे दरमियान ये चीज, अब आई डोंट नो कि वेदर दिस हैज बीन इंस्टिल्ड, हमारे अंदर ये रुझान डाला गया है या हम ऑटोमेटिकली किसी रीजन की मुआशी या आप जिसे कह लें माशरती रीजन कोई ऐसे कैटलिस्ट हुए जिनकी वजह से हम लोगों ने ये एटीट्यूड अपनाया. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ आई वुड से द लास्ट 30-40 years probably, I'm just quoting a number here. तो वो करके हमारी जो ये स्पिरिट है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई. और हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपने घर के अंदर, मेरे अपनी 4 दीवारी तक रह गई है कि अपने घर को तो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करूंगा, उससे बाहर क्या होता है, आई एम नॉट बॉदर्ड. और आपको यही चीज़ नज़र आती है फिर आप जब पाकिस्तान में देखते हैं कि आपको एक बड़ा खूबसूरत घर नजर आएगा, आपको बहुत खूबसूरत वेल मैनेज्ड पीपल नजर आएंगे, लेकिन उनके इमीडिएटली नेक्स्ट डोर या उनके बिल्कुल सामने जो है आपको गंद भी नजर आएगा. इवन तो हम साफ सुथराई की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आपको चीजें खराब नजर आएंगी एक बहुत ही अच्छी जगह एक मैनेज हुई हुई चीजों के साथ. तो ये एक थोड़ा सा है. और आई थिंक इस लिहाज से आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, लेकिन आई थिंक लीडरशिप में बड़ा इस चीज की बात आती है. लीडरशिप में सिर्फ हमारे यहाँ लीडर से पॉलिटिकल लीडर्स को कहा जाता है, लेकिन लीडरशिप आपके अपने फैमिली में भी होती है, आपके अपने खानदान में होती है, आपके अपने दोस्तों में होती है. आपके अपने दोस्तों में लीडर्स मौजूद होते हैं, खानदान में लीडर्स मौजूद होते हैं. वहां से कहीं कुछ भी इस तरह का हमारी फैमिलीज में नहीं देखा जाता, जिसकी वजह से हमें फिर
सहारा लेना पड़ता है इन, जैसे आजम साहब ने कहा, इट्स अ वेरी, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने चूंकि ये एटीट्यूड खत्म हो चुका है, हमें सहारा लेना पड़ता है उन बातों का कि हमें आजम साहब जैसे लोग बताएं, जो कि बिल्कुल वही बात है जो हमें भी पता है, लेकिन आजम साहब से वो बात कह देते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ये जो लीडरशिप का रोल है ना, ये हमारे अंदर खत्म हो चुका है, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई आए और हमारे मसले हल कर दे। सो आई थिंक इसकी वजह से हम लोग इतने लेट बैक हो चुके हैं, इतने नॉट बॉदर्ड काइंड ऑफ एटीट्यूड हमारा हो चुका है कि यार ये हमारा काम नहीं है, कोई आएगा तो कर देगा। सो आई थिंक ये एक जो ओवरऑल मुझे एक चीज नजर आती है ना, कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ओनरशिप है, चाहे वो आपके मोहल्ले की हो, गली की हो, मुल्क की हो, उस लेवल पे आपको एक ओनरशिप लेनी चाहिए और रियलाइज करना चाहिए। जितनी जल्दी हम इसको रियलाइज करेंगे, उतनी जल्दी हम लोग सिविल हो जाएंगे और हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर तरीके से हल करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू उस्मान। इससे पहले मैं फारूक की तरफ जाऊं, मुझे एक बात याद आ गई। रिसेंटली जब मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो मैं लाहौर में था अपनी सिस्टर के यहाँ। तो वो रात को कोई मेरे ख्याल में कोई लाइट चली गई, तो जनरेटर की कोई बैटरी थी या कोई चीज़ की बैटरी थी, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा इसकी एक एक वो प्लायर चाहिए था। मैंने कहा कि वो अगर हो तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो कोई इतनी लेट नाइट नहीं था, कोई 10 साढ़े 10 का टाइम था रात का। तो मैंने सिस्टर से कहा, आप अगर आप प्लायर है तो मुझे दे दें, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो कहने लगी नहीं वो प्लायर तो नहीं है। मैंने कहा नेबर से पूछ लें, शायद उनके पास हो। कहती मैं तो जानती नहीं उनको। मैंने कहा आप इधर कितने सालों से रह रही हैं? कहती है 5 साल हो गए यहाँ मूव हुए। मैंने कहा आप अपने नेबर को नहीं जानती कि आपके राइट और लेफ्ट पे कौन रहता है? और सामने वाले। कहती है बस वो ईद वीद पे मुलाकात हो जाती है, कोई खाने की चीज़ भेज देते हैं या उधर से आ जाता है, तो वो भी काम करने वाला दे आता है और ले आती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं तो अपने नेबरहुड में तकरीबन सबको ही जानता हूँ यहाँ आसपास। और कोई कम्युनिटी की कोई मीटिंग्स होती हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं, कोई काम होते हैं, वी ऑल नो ईच अदर, वी कम्युनिकेट विद अदर। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है सुन के कि ये छोटी सी चीज़ के लिए व्हेन आई आस्क्ड हर टू गेट अ प्लायर फ्रॉम द नेबर, उनका मैं तो जानती नहीं। तो ये वही वाली बात जो आजम भाई ने अभी भी पहले की थी, कम्युनिटी वाली। तो वो मुझे याद आ गई। तो जी फारू, आपका क्या टेक है? उसके बाद फिर मैं आजम भाई की तरफ जाऊंगा। एक और सवाल मेरे जहन में, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते मेरे ख्याल में आजम सर ने और उस्मान ने बड़ा ब्रीफली डिफाइन कर दिया। मैं तो इसको यही समझता हूँ कि किसी एक मुआशरे में इंसान का बच्चा बनकर जीने के जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। हैं। और वो चूंकि इंसान एक ज़रा वो सोशल एनिमल है, तो विदाउट अपने ये क्लैन के और अपनी तरह के दूसरे लोगों के ये कैसे सरवाइव करेगा? कि नहीं कर सकता ना। तो इसी वजह से ये जो आपने अपने लिए आइसोलेशन पैदा कर ली है, उसकी वजह से अब आपके मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सुनने को ही नहीं आती थी हमारे इस मुआशरे में। और अब आप अगर आप आगे पीछे अपनी नज़र दौड़ाएं तो आपको हर दूसरा तीसरा बंदा इनका शिकार नज़र आता है। कोई एक्सेप्ट करता है नहीं करता वो एक इंतहाई अलग किस्म की बहस है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेंटल डिजीज़ को डिजीज़ नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ पे वही बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या इस टाइप की चीज़ों को ही बीमारी समझा जाता है। मेंटल डिजीज़ को तो हमारे यहाँ सीधा सा कह दिया जाता है, यार आप बाकी चीज़ें खानी कम कर दो तो ठीक हो जाएगा सब। तो वो इस लेवल पर तो हम मेंटल डिजीजेस को देखते हैं। साफ सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सही कह रहे अपने कजन्स को मेरे आंखों के सामने मशवरा दिया गया था, बाकी चीजें खानी छोड़ दे, ये तो तू परेशान रहता है, तेरा मसला हल हो जाएगा। मैं कहा हाँ, मैं कहा ये सही है, मैं कहा गोभी खानी छोड़ दे। ठीक है, चावल छाड़ दे, आलू छाड़ दे, हाँ हाँ, डिप्रेशन खत्म। मैं जो आपको बता रहा हूँ आजम सर, मैं असल में बेसिकली नॉर्थ पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो वो मेरे अंदर का ना वो एक है जरा जो मैंने चीजें और सारा देखा हुआ है ना, तो नहीं वो नहीं, मैंने ये मैंने भी उन देखी साइड हुई है, सबने देखी हुई है हम। हाँ। तो ये है जो मेरा इसके ऊपर ओपनिंग स्टेटमेंट है। बाकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हमारे यहाँ पर लोगों को ये फिर वो बात वही है कि मुझे ना इस ये वो जार्गन ही लगता है तौफीक साहब, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज सादा सादा सा उसको बताए ना भाई, जहाँ तुम रहते हो ना, तुम्हारी कुछ हकूक कुछ फ़राइज़ हैं, उनको तुमने पूरा करना है, वो रियासती हैं, ठीक। और वो जो एक कल्चरल आप लेकर आ रहे होते हैं वो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, कोई मज़हब का तमाम तर मामलात
वो सारे मिल मिला के तो एक एक असूल कुछ एक ज़ाब्ता हयात बन जाता है, जिसके साथ तुमने जहाँ पर भी रह रहे हो, तो वो गुज़ारा करना है। मिसाल के तौर के ऊपर सिंपल सी एग्ज़ाम्पल, कूड़े का चूँकि सबको पता होता है, तो कूड़ा तुमने एक ख़ास जगह पे डंप करना है। ऐसे नहीं है कि अपने घर के बाहर फेंक दो या अपने नेबर्स के घर के बाहर फेंक दो, ठीक? उसके अलावा तुम अगर अपना घर तुमने इतना शानदार किस्म का बनाया है और तुम्हारी सामने की अगर रोड टूटी हुई है और तुम्हारी हुकूमत नाकार है, तो तुम एक काम करो कि तुम अपनी कम्युनिटी में जाओ, फंड्स इकट्ठे करो, साथ उनसे बातचीत करो, अपनी रोड खुद बनवा लो। इस टाइप का तो या स्ट्रीट का इस तरह का किया जा सकता है। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह के मतलब टैक्सेस जो पे करने हैं वो आपका वतन या आपका जो लैंड है उसकी हिफाजत, ये भी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। आपने जो कानून की पासदारी करनी है वो आती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि अब रिसेंटली बहुत बड़ा फिनोमेना बन चुका है। आपने दूसरे के मौक़िफ़ को उसको सुनना है, समझने की कोशिश करनी है और उसका अगर आपसे डिफरेंट नैरेटिव है, तो आपने उसको पढ़ नहीं जाना। अगर आप उससे मतलब इख्तिलाफ रखते हैं या आप उसकी राय को समझते हैं कि नहीं यार, मेरे जो मेरा शऊर है उसमें ये चीज़ नहीं फिट इन बैठ रही, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने उसका एक कुल्ली तौर पे इनकार नहीं करना और उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उसके नैरेटिव की बतौर उसके इंसान होने की। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। और इसके पीछे तो अब आप लोगों को पता है जो झमेले खड़े हो चुके हैं इस टाइम। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेरी गुड फारूक, थैंक यू वेरी मच आपने जो अपना इनपुट दिया। आजम भाई, अभी हमने चारों ने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, इस पे डिफरेंट चीज़ों को टच किया। आई बिलीव के सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ में कोई बहुत अच्छी अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है। मेरा ख्याल में लोकल कम्युनिटी लेवल से लेके, लोकल गवर्नमेंट से लेके और एनजीओ से लेके, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अवेयरनेस क्रिएट करें। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? तो फिर मेरा ख्याल जरा मुख्तलिफ है। जैसे फारूक ने कहा, वी ऑल नो, वी जस्ट डिसाइडेड नॉट टू डू इट। पता हमें सब कुछ है। ये ट्विटर पे हमें नहीं पता कि बड़ों को गाली नहीं देनी। ट्विटर पे हमें नहीं पता कि जो बोलेगा तो उसकी मतलब है कि माँ बहन नहीं करनी। वी ऑल नो दैट, लेकिन वी हैव डिसाइडेड टू डिसरिगार्ड दैट। देखिए, मैं जब हॉस्पिटैलिटी में भी ट्रेनिंग करता था ना, तो हमारा कोई वेटर प्याली तोड़ देता था तो कहते थे ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दो। मैंने कहा ट्रेनिंग मैं क्या दूं कि प्याली ना तोड़े? उसको नहीं पता कि प्याली नहीं तोड़नी, उसने प्याली किसी और वजह से तोड़ी है। चेक करो कि उसमें स्ट्रेस क्या है, टेंशन क्या है। उसका जो डिपार्टमेंट हेड है वो तो उसकी बेइज्जती नहीं सुबह सुबह कर रहा। इज दी वर्क एनवायरनमेंट गुड? इसलिए प्यालियां टूट रही है, इसलिए नहीं टूट रही कि वो भूल गया कि यार मैं 5 स्टार होटल में काम करता हूँ और मैंने प्याली नहीं तोड़ी। दूसरी बात ये है कि देखे, हमने जो दिल बंद किए ना, अपने दिल बंद करने से पहले हमने पहले अपने गेट बंद किए। जिस दिन हमारी कम्युनिटी के गेट बंद हुए उस दिन हमारे दिल बंद हो गए। आपको भी याद है, सबको याद होगा कि एक जमाना था, बंद गेट वॉज एन अनहर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। आपके घर में पांडे कली कराने वाला भी आता था, आपके घर में सब्जी वाला भी आता था, हर बंदा अंदर बाहर आता था। एक टाइम आया 80s में 90s में जो भी है कि हमारे गेट बंद होने शुरू हो गए। जब हमारे गेट बंद हुए तो हमारे दिल बंद हो गए, और बिकॉज हम आइसोलेट हो गए, हमें गेट के बाहर जो चीज हो रही है। तो अब एक और स्टेप हम आगे चले गए। अब गेट होने के बाद हमारी गलियां और सड़कें बंद हो गई हैं, जिसको हम गेटेड कम्युनिटी कहते हैं। कि आपने सड़क के शुरू में बैरियर लगा दिया, सबने 10 रुपए दे के गार्ड को कहा कि खबरदार किसी को अंदर घुसने देना। तो वी आर सेल्फ आइसोलेटिंग नाउ। इसकी ऑब्वियसली देयर आप यू कैन लिस्ट के जी इसकी बड़ी वजूहत हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, ये हो गया। All that is absolutely true. I'm not in denial. But even despite everything, you made a very good point कि जी आपने अपनी जो बहन से कहा, हमारे घर इस ईद पे एक रान आ गई और वो क्या गया कि जी
ये अलवी साहब ने भेजी है, हराम है हमें पता हो अलवी साहब कौन है, बिकॉज माई वाइफ वॉन्टेड टू रिटर्न समथिंग टू हिम, अब पता ही नहीं कौन है। और यू नो इन आवर स्ट्रीट देयर अबाउट 20 हाउसेस, तो वी एक्चुअली हैड टू डिस्पैच आवर ड्राइवर कि चेक करके आ कि अलवी साहब किथे रहंदे, you know, and he actually had to find Mr. Alvi so that we could, रूबो wanted कि जी अब रान आई है तो आजकल तो रान भी कोई लाख रुपए की है तो बंदा फिर कुछ ना कुछ तो वापस देता है ना, तो ये यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये जो है ना कि अवेयरनेस और थिंग, आई थिंक तौफीक वी ऑल नो, हमें सब पता है, हमारे बच्चों को भी पता है, हमें भी पता है, बस जस्ट एक इट्स अ टू प्रॉन्ड प्रोग्राम। एक तो द यूथ इज नॉट डूइंग इट एंड द एल्डरली आर नॉट टेलिंग देम टू डू इट, उन्होंने भी कहा ठीक है जो मर्जी करें। तो जब सब एक दूसरे से डिवोर्स हो गए तो बिकॉज हमारे घरों में तो तरबियत अब खत्म हो गई ना, बिकॉज तरबियत स्कूल करा करते थे और आपने स्कूलों में तरबियत मना कर दी, यू हैव डिसअलाउड स्कूल्स टू डू तरबियत। तो मेरे से उस दिन एक इंटरव्यू में कोई पूछ रहा था कि जी पाकिस्तान का तालीमी निजाम किसने खराब किया, सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं किसी वजीर आजम का नाम लूंगा या, तो मैंने कहा यार उस कपल को ढूंढो, उस मिस्टर एंड मिसेस को जो फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल के दफ्तर में गए थे और उन्होंने कहा था कि इस टीचर को नौकरी से बाहर निकाल दो क्योंकि इसने हमारे बच्चे को रोका है। उस कपल को ढूंढो, वो पता नहीं अब जिंदा भी है कि कमबख्त मर गया है। दैट इज द स्टार्ट ऑफ योर रॉट इन योर, बिकॉज फिर स्कूलों ने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि एक टीचर ने जिसकी 30-40-50 हजार रुपए तनख्वाह है, वो टीचर कहती है मैं किसी बच्चे को कुछ बताऊंगी या रोकूंगी, ये घर शिकायत लगाएगा, कल को मेरी नौकरी तेल होगी भाई। सो टीचर्स ने हाथ खींच लिया। अब जब टीचर्स ने हाथ खींच लिया और वो कोर्स में अगर 4 लाइनें हैं तो वो 5वीं लाइन नहीं पढ़ा सकते, दे आर नॉट अलाउड, क्योंकि आपने क्रिएटिविटी छीन ली टीचर से। बिकॉज टीचर कैनॉट बी क्रिएटिव, बिकॉज वो जाके जब बच्चा अपने बाप से कहता है कि टीचर ये कह रहा था, तो वो तो कहता है कोर्स पे नहीं लिखा हुआ, टीचर क्यों कह रहा था। और हमारे जमाने में आई एम श्योर ऑल 4 ऑफ यू रिमेंबर कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर आता था, इट यूज्ड टू स्टार्ट विद इन योर ओन वर्ड्स, जो भी है आपने इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइब करना है। आज आप इन योर ओन वर्ड्स करो, आपके सारे नंबर कट जाते हैं, यू हैव टू राइट द सेम वर्ड्स जो किताब में लिखे हुए हैं। तो ये एक मल्टीपल प्रॉब्लम है, एंड ऑल दिस you know leads to civic, even education leads to lack of civic problem, tarbiyat leads to lack of civic problem। तो ये एक you know बहुत बड़ा एक किसको कहते हैं गड़बड़। सही कह रहे हैं आप। और वो जो आपने रान की प्राइस बताई वो वाकई लाख है या उससे ज्यादा है? बस अंदाजन इतनी है, डिपेंडिंग करता है बकरा कितना बड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ इधर बहुत बुरे हालात हैं भाई, हमसे पूछें। आज बिलीव करो, आज मैंने कहा यूके जा रहा हूँ तो मैं पाउंड ले लेता हूँ, तो दफ्तर से मेरा मैनेजर गया तो वो पाउंड ले आया, तो मैंने 100,000 रुपीस के पाउंड मंगवाए, तो वो जो पाउंड थे वो मेरी वॉलेट के एक सेक्शन में फिट हो गए सारे। अच्छा, फिर शाम को मुझे किसी ने ट्विटर पे कहा कि आपने 296 का लिया है, तो ये तो 5 रुपए कम हो गया, आपको नुकसान हो गया। तो मैंने कहा मुझे मिले कितने हैं कि जिसको नुकसान हो गया। मैंने कहा 300 पाउंड टोटल मिले हैं लाख रुपए के, उसमें 5 रुपए नुकसान हो गया, 1500 रुपए मेरा नुकसान हो गया। 1500 का पिज्जा मैं खा जाता हूँ भाई, कोई कौन सा मैंने so it's I don't know, it's these are interesting times, these are very interesting times, interesting and very difficult on the same thing। जी उस्मान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटी सी बात। अच्छा आजम, बस एक छोटी सी बात। आजम सर आप ये नोट करें
कि 1500 का आजम साहब का नुकसान कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, जो मुआशरे की ओवरऑल बैंड बजी हुई है अखलाकियात से रिलेटेड और मोरालिटी से रिलेटेड, उसकी तरफ कोई रुझान ही नहीं है। मतलब एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वो ठीक है, ये मैं 1500 मैं रुपए आजम साहब आपका बहुत बड़ा खजाना चला गया। दो मैं सौ यही 296 की फिक्र नहीं है कि 296 तक कैसे पहुंच गया। मैं एग्जैक्टली यही इसी में बात करना चाह रहा था कि मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाई कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी एंड लो कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी। और हमारी जो हम जैसे मुल्क है ना, जहाँ पे हमारे यहाँ खानदानी सिस्टम, बरादरी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसको हाई कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि हमारी लाइफ पे मेरे चाचे का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा, मामे का भी होगा, मोहल्ले में जो सामने रहता है, अगर हम पुराने एक जगह पे लंबे अरसा रहते हैं उन चचा का भी हमारा ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होगा, तो ये एक हाई कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी होती है। और जो लो कॉन्टेक्स्ट होती है वो ऑब्वियसली वेस्टर्न सोसाइटीज, जहाँ पे शायद बाप भी बच्चे को ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारा ये जो आजम साहब ने कड़मस का है ना, ये कड़मस इसलिए पैदा हुआ है कि हम ट्रांजिशन जो है सोसाइटी का, हमने उसको ऑर्गेनिकली नहीं होने दिया, हमने उसको इंड्यूस किया है इनऑर्गेनिकली, कुछ और बनने की कोशिश की है बड़ी जल्दी में। और हम लोगों ने ये चीजें, वो जैसे कहते हैं ना, पकड़ पकड़ के डालने की कोशिश की है कि हम, जैसे आजम साहब ने स्कूलों की बात भी की कि स्कूल में ये चीज खत्म कर दी गई, ये कहाँ से आया? कि ये यही था ना कि यार, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट में अगर ये चीज की जा रही है, वहां पे स्कूल ऐसे काम करते हैं, तो वी हैव टू टेक इट एज इट इज एंड पुट इट इन आवर सोसाइटी विदाउट कंसिडरिंग कि हमारे सोसाइटल जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनका उस पे क्या असर होगा, और ये ओवरऑल कैसे, बगैर कुछ सोचे, रिसर्च किए नहीं, बस एक उनको लगता है कि ये एक सोल्यूशन मौजूद है, वन सोल्यूशन फिट फॉर ऑल है, उन्होंने लिया और उसको करना शुरू कर दिया। जब हमने वो सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, वो एक इंस्टीट्यूशन में हमने वो सोल्यूशन डाला है, तो वो इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली स्टैंड आउट किया है, और लोगों ने देखना शुरू कर दिया, यार ये तो बड़ा कोई जबरदस्त किस्म की चीज है जो आ गई, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इनऑर्गेनिकली अपने अंदर वो चीजें शुरू कर दिया। आई कांट बिलीव, मैं पिछले साल पाकिस्तान में रहा हूँ, तो मुझे स्कूलों का पता चला है कि जहाँ पे स्कूलों में उर्दू बोलना लाजमी इजाजत नहीं है। यू कैन नॉट टॉक टू योर टीचर और टॉक टू ईच अदर इन उर्दू। यार आप पाकिस्तान में हो और आप पाकिस्तान में अपने मुल्क में उर्दू नहीं बोल सकते। आप ये बच्चे को सिखा रहे हो जो तीसरी, चौथी, पांचवी या 10वीं तक के बच्चे को स्कूल में ये सिखाया जा रहा है। सो आई थिंक ये जो एक कॉम्प्लेक्स है ना कि वी नीड टू बी समथिंग दैट वी आर नॉट, और वी ट्राई टू अचीव दैट। हम लोग बगैर अपने वो जो वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, बहुत पुरानी, हर जगह के पास एक अपनी पुरानी वैल्यूज और उनके ट्रेडिशंस होते हैं, उनको बिल्कुल डिस्कार्ड करके हम टोटली एक नई चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत इम्बैलेंस हो गया कि क्लासेस बहुत ज्यादा बन गई हैं अब। कि एक हाई क्लास है जो आपसे उर्दू में बात भी नहीं करना चाहती, और एक ऐसी क्लास है जिसको शायद अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं आएगा। सो गेटेड कम्युनिटीज तो बनेगी ना सर। फिर वो जो उस स्कूल में है, वो तो ये चाहेंगे ना, ये टैकी लोग हमारी तरफ ना आए, तो वो फिर करेंगे, वो गेट लगाएंगे, वो गार्ड रखेंगे, ऐसे लोगों को करेंगे, और दिल इसी तरह बंद होंगे। तो ये चीज मुझे जो है ना, वो बड़ी इसकी उलझन होती है। और एक, मैं बचपन में जब मैं स्कूल में था, तो हमारे दिनियात का या इस्लामियात का एक मजमून होता था, तो उसमें एक सेगमेंट होता था जहाँ पे थोड़ा सा वो सोशल चीजों पे भी बात होती थी कि इंसान को सोसाइटी में कैसे रखना है इन व्यू ऑफ इस्लाम। तो उसमें 2-4 टॉपिक्स थे, मुझे अच्छी तरह याद है। एक इसमें टॉपिक था अदलो इंसाफ, और एक था हुस्न माशरत। तो वो हुस्न माशरत तो अदलो इंसाफ ना हमेशा से मेरे जहन में बैठा रहा है कि और इससे मुझे बड़ा अच्छा याद आया कि मेरा बड़ा भाई हारून आजम साहब नोज, तौफीक साहब नोज एज वेल, मुझे अच्छी तरह याद है, स्कूल में जब हम छोटे थे तो एक दफा वो स्कूल में कोई एग्जाम था, और उसमें क्वेश्चन ये था कि एक अच्छे माशरे को चलाने के लिए, एक अच्छा माशरा कायम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आई थिंक वो चार चार टॉपिक्स थे, उनमें अदलो इंसाफ, हुस्न माशरा, तो 2 और थे, आई डोंट रिमेम्बर देम। सो हारून, माय एल्डर ब्रदर वाज एक्चुअली आर्ग्यूइंग विद माय मॉम कि मुझे नंबर इसलिए कम मिले हैं कि मैंने उसमें लिखा है अदलो इंसाफ, और टीचर कह रहे थे कि हुस्न माशरत होना चाहिए, तो इस वजह से उसने लिखा था। सो मैं, वो चीज हमेशा से मेरे ज़हन में ना बैठी हुई है, हमेशा से, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज जब मैं ये देखता हूँ ना, और स्पेशली आजकल के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पाकिस्तान के सिनेरियो, मुझे ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नजर आती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नजर आती हैं कि मुझे लगता है कि आपका जो पूरा
आपका मुल्क है ना वो इन दो चीजों पे खड़ा हो सकता है। आज ये दो चीजें आप करें, अदलो इंसाफ आपको इंस्टीट्यूशन ने देना है, वो आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने आपको बना के देना है, उसका माशरा, हुस्न माशरत आपने खुद करनी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब वो मेरा काम है। मैं अगेन अपनी ही बात करूंगा, मैं छोटा सा था तो मेरे ताया यहीं पे यूके में थे, तो यूके से पाकिस्तान आए हुए थे एंड ही वाज स्टेइंग इन F10 सॉरी। तो मैं उनके घर पहली बार गया। अब मैं जेलम में रहता था, एक छोटा शहर, तो मैं उनके घर में गया तो उनके घर के बिल्कुल साथ एक खाली प्लॉट था। तो मेरी ताई ने घर के अंदर से मुझे कूड़ा दिया और कहा कि ये बाहर कूड़े में फेंको। तो मैं निकला हूँ और मैंने यूं लिफाफा घुमाया और साथ वाले प्लॉट में गिरा दिया, क्योंकि प्लॉट में, हमारे यहाँ खाली प्लॉट में होता ही ये कि सारा गंद उधर डाला होता। तो मैंने भी यूं उठाया और मैंने उड़ाया, तो मेरे ताया ने देख लिया मुझे एंड ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, आपने ये कूड़ा उधर क्यों फेंका? मैंने कहा ताया वो सारा कूड़ा उधर ही फेंका है। वो कहते हैं कि सब ने फेंका है, लेकिन आपने क्यों फेंका है? मैंने कहा जी इसलिए कि सबने फेंका हुआ था, इसलिए वो वहां पे कूड़ा जाता है। कहते वो कूड़ादान नहीं है, कूड़ेदान में फेंक के आओ, और ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो एक ऐसा सबक था, बड़ा छोटा सा था मैं, तो मुझे उस वक्त से वो याद रहा है और आज तक मेरी वो जहन में ऐसा वो हो गया है कि ये चीज चाहे मैं पाकिस्तान में हूँ कहीं भी हूँ, तो वो एक जो है ना वो एक हमेशा मुझे वो, अगर मैं कुछ ऐसा करने लगता हूँ तो मुझे एक छितर विजुअल सा पड़ता है अपने ताया का हमेशा से। सो ये चीजें आजम साहब ने भी जैसे कहा, मैंने भी कहा, फारूक ने भी कहा कि ये चीजें हमें मालूम है, ये कोई इतनी इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई ये चक्कर नहीं है इसका बड़ा, लेकिन हम लोगों ने जानबूझ के अपने आप को इन चीजों से डिटैच किया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। शायद हम लोग कुछ और बनना चाहते हैं, शायद हम लोग वो अगर किस बड़ों से बदतमीजी करके कूल लगना चाहते हैं, शायद ये रीजन है, आई डोंट नो। लेकिन ये चीजें जो है ना, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वी ऑल नो, वी जस्ट डोंट वांट टू डू इट एंड आई डोंट नो व्हाई। सो आई जस्ट वांटेड टू पुट ठीक है, दिस पॉइंट अक्रॉस। थैंक यू उस्मान। मुझे एक बात याद आ गई, फिर मैं आजम साहब की तरफ चलता हूँ। वो कराची, अगर आपको कराची का मालूम हो, जिसको कराची केडीएम में काफी पहले एक आइसक्रीम पार्लर खुला था राइट ऑन कारसाज रोड। तो उस वक्त मैं कराची गया हुआ था, तो कहाँ वेंट फॉर एन आइसक्रीम। तो वहाँ आइसक्रीम वगैरह खाई और बाहरी गाड़ी पार्क की हुई थी और बैठने की वहाँ जगह थी, तो आराम से खा रहे थे। तो खा वा के जब कप्स वगैरह वो खा लिए, तो वो मैंने देखा एक दो लोग सामने थे, उन्होंने खा के दे जस्ट थ्रू द कप साइड पे और वो अपनी गाड़ी की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो मैं उनकी तरफ बढ़ गया आगे। मैंने कहा जी एक्सक्यूज मी। कहते हैं जी। मैंने कहा यार आपने अभी जो खाया है वो सामने कूड़े का डब्बा पड़ा है, आप वो कप उसमें फेंक सकते थे, आपने वहां फेंक दिया। कोई सिविक सेंस भी होना चाहिए इंसान के अंदर, आप कुछ ख्याल तो करें। तो मैं अपनी तरफ से मुझे बुरा लगा, तो मुझे कहता है अच्छा इधर आए आप। वो थोड़ा सा और आगे गया, कहता है आप ये रोड देख रहे हैं कारसाज जा रहा है? मैंने कहा जी देख रहा हूँ। कहते हैं ये रोड आप सीधा लेंगे ना, आप आगे से वो नेशनल स्टेडियम क्रॉस करेंगे, आगे जाके उल्टे हाथ पे आएगा सिविक सेंटर। तो अगर आपने वहां जाना है, उसका पूछ रहे थे, तो वो सिविक सेंटर तो वहां है। तो अब मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार मुझसे गलती हो गई, मैंने सिविक सेंस की बात कर ली, वो मुझे आगे से कहता है सिविक सेंटर वहां पे। तो कराची वाला कोई होगा वो समझ आएगा कि उसने मुझे सिविक सेंटर भेज दिया। तो ये हाल है लोगों का। तो बहरहाल ये कि आगे बढ़ते हैं इस पे। अनलेस फारू यू हैव एनीथिंग टू ऐड, मैं आजम भाई से एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरा तौफीक साहब, मैंने आपको इनिशियल तो बता दिया ही, इसमें अगर आई डोंट नो, आप रियासती लेवल के ऊपर, मेरे हिसाब में तो ये एक अभी पाकिस्तान में ये कोई आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों साइड से कुछ होगा, तो फिर जैसे लाइक थोड़ा सा ज़रा गवर्नमेंट को डंडा शंडा दे, कुछ ये कुछ जैसे हम जो लोग हैं जिनको इस चीज़ की थोड़ी समझ बूझ है, ये कोई ग्रुप्स बनाकर आगे आ जाएं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ये है ना कि दोनों साइड से ज़रा प्रेशर बनेगा, तो वो जो बीच की लॉट है, जो कि खैर अच्छा खासा नंबर है, लॉट शॉट तो नहीं, वो तो पूरा जड़ है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से आप डिवाइड करते जाएंगे, अपनी तरफ लोग लाते जाएंगे। कल रात को मैं 3 बजे F9 से वापस आया हूँ, मैं ब्लू एरिया वाले इशारे पे खड़ा हो गया रात को 3 बजे, ना बंदा ना बंदे की साथ, सिग्नल रेड था, मैं तो खड़ा ये हो भी गया। उसी में ही हाँ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक, में आती मैं है। खड़ा हो गया कि जी। यार सिग्नल रेड है, और मैं खड़ा रहा, वो सिग्नल भी बहुत लंबा है,
तो 2-4 मरतबा मुझे आया कि एमी कोई आएगा अभी मोटरसाइकिल से कि आ जा भाई क्या हाल है, तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार ठीक है। तो मैं फिर उसके बाद जब सिग्नल ग्रीन हुआ चला गया। अब ये वो असल में ये वो चीजें हैं कि एक शऊरी सतह के ऊपर आकर ना थोड़ा सा ना आपको एक अंदर से ना अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि यार ये गलत है। अगर तुम बेशक 3 बजे हैं रात के, लेकिन अगर सिग्नल तोड़ रहे हो, आज रात के 3 बजे तोड़ रहे हो, कल को शाम में किसी टाइम तोड़ दोगे, दोपहर में किसी टाइम तोड़ दोगे। अपनी अपनी वो आप वो जवाब बना लेते हैं ना, यार मुझे जल्दी थी तो मैंने सिग्नल तोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी जल्दी के चक्कर में खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाए फिर, या तुम हिट हो जाओ, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल ले? तुम्हारी जिम्मे वो जो तुम्हारी जल्दी है वो तो नहीं जिम्मेदारी लेगी, वो कौन सा फिजिकल फॉर्म में खड़ी है कि मेरे पे मुद्दा डाल दो। तो ये एक ना वो तो फिक्स एक शऊरी लेवल के ऊपर आकर आपको इन चीजों की समझ आती है। तो हमने ना, और ये इंसान के अंदर होती है, ये मैं नहीं मानने को तैयार कि ये इंसान को पता नहीं होता या उसके अंदर नहीं है। ये जीपीएस या ये एक जो चिप है अल्लाह ताला ने फिट की हुई है हर इंसान के अंदर, कि यार वो आपको अंदर से बता देती है कि ये चीज गलत है। और ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूं कि ये जितनी भी मॉडर्न डे की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये दीन इस्लाम में सम हाउ द अदर आपको मिलेगी। मिसाल के तौर के ऊपर कादसिया के बाद, इफ आई रिमेम्बर राइट, कादसिया के बाद एक बस्ती में अबू बैदा बिन जराह ने उनको जाके कहा कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें, हमारी रियासत में शामिल हो जाएं, या आप जजिया देकर रहें, तो हम आपको जजिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और वो सारा कुछ देंगे। बट वो कोई ऐसे हालात वाकयात चेंज हुए कि इनको वहां से मुसलमानों को ना कूच करना पड़ा। तो जिजिया ये कलेक्ट कर चुके थे, तो अबू बैदा बिन जराह ने बस्ती वालों को बुलाया और तमाम का तमाम जिजिया उनको वापस कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या आप वापस कर रहे हैं? उन्होंने कहा यार हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है फिलहाल, तो अब हम तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। अब जब हम तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो हम तुमसे जिजिया भी नहीं ले सकते। तो अभी फिलहाल तुम फॉर द टाइम बीइंग तुम ये जिजिया वापस रखो, तो हम जब अगले महाज से वापस आएंगे तो उसके बाद हम फिर ये सारा मामला कर लेंगे। तो ये अब आप देखें ना कि ये एक जो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो यहाँ पर बड़ी क्लियर हो जाती है। फर्द वाहिद के तौर पर भी उसने क्या करना है वहां पर, एक वो साथ उसने कैसे उसको लेकर चला एक रूल को, और कैसे लोगों ने उसको वो किया। तो मेरे सामने मैं अभी जो करंट पाकिस्तान का है उसमें तो यही समझता हूँ कि कुछ रियासत की तरफ से आए, कुछ हमारे जैसे लोग उठें, वो बातशात करनी शुरू करें, और लोगों को वो अंजार तबशीर, क्योंकि अंजार तबशीर जो है वो भी मैटर करती है। और साथ में जो हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है कि हम डंडे से सुनते हैं, तो वो डंडा भी मैटर करता है। तो ये दोनों सही चीजों कहा, को ना मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ेगा इस चीज से रिलेटेड। सही सही कहा आपने। और अब पहले इस सेगमेंट में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि कि क्या है क्या सिविक ड्यूटीज। अब बेसिकली वी केम टू अ कंक्लूजन कि हम सबको मालूम है कि हमें टैक्सेस देने चाहिए अगर हमारा कारोबार है, तो हम सबको मालूम है। वो नहीं देते वो एक अलग बात है, वो कैसे लेना है वो एक अलग कहानी है। हम सबको वोट देना चाहिए जब इलेक्शंस हों, लोकल इलेक्शंस हों, जो काउंसलर के होते हैं, इवन जो लोकल लेवल के भी होते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे जो शेरिफ होता है टाउन का उसका भी वोट देने जाते हैं। हमें पता होता है कि शेरिफ का नाम क्या है, तो वो वी नो ईच अदर, आई मीन नामों से पता होता है कि बंदा कौन है। जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है उसका भी वोट हम लोग ही देते हैं, नेबर वाले ही देते हैं कि स्कूल का हेड कौन होगा। तो आई थिंक ये भी चीज आती है, सबको मालूम है लेकिन जाना नहीं है। लेकिन खान साहब ने जो शऊर दिया, जो कैंपेन चलाई, और आई थिंक के जो अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, इतना तो मैंने कभी जिंदगी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग बाहर आके वोट देंगे। तो जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा लोग थे। जी जी, बाय इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ कि तो अब हम सेकंड और लास्ट सेगमेंट की तरफ जाने से पहले उस्मान का पॉइंट लेके फिर मैं आजम साहब की तरफ जाऊंगा कि अब हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो ये बात आगे बढ़ाते हैं। मैं पहले उस्मान जो कहना चाह रहे हैं क्विकली उनसे सुन लो, फिर मैं आजम भाई की तरफ। मैं बस बड़ी क्विकली वो
फारू ने जो मिसाल दी ना वो जजिया की, और वो तो उससे मुझे एक्चुअली एक वाकया याद आ गया जो आजम साहब ने मुझे सुनाया था व्हेन वी मेट। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हो सकता है आजम साहब खुद ही वो सुनाएंगे। और इट्स रिलेटेड टू द पीसीबी। और आजम साहब से ये किस्सा काफी लोगों ने सुना होगा, लेकिन मुझे मुझे बड़ा पसंद है। तो वो उन्होंने फारू साहब हाथ की जोड़ दिया, अल्लाह खैर करे। फारू की बात से जो है ना, वो मुझे वो किस्सा याद आ गया। तो एक चीज, और दूसरी बात ये कि हम लोग अभी तक जितनी बात की ना, थोड़ा सा नेगेटिव और जरा ना डूम एंड ग्लूम वाली बात है, लेकिन मैं इस चीज को ना पॉजिटिव आप चीजें भी देख रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मुझे पता है क्या नजर आती है, कि हम लोगों ने अब इन चीजों को कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया। अभी हम सिर्फ 4 लोग बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, तो भाई साहब आप इतनी स्पेसेस करते हैं, ठीक है, हम अक्सर आपकी नॉन पॉलिटिकल स्पेसेस होते हैं, सोशल इश्यूज पे बात होती है, और वहां पे लोग अब बात कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि लोगों ने, लाइक पीपल लाइक आजम जमील साहब आर नाउ बीइंग रिकग्नाइज्ड, बिकॉज आजम जमील साहब यही बातें आई थिंक तब से कर रहे जब किसी को पता भी नहीं होगा कि आजम साहब मौजूद हैं, यहाँ हमारे दरमियान में हैं। लेकिन नाउ ही इज बीइंग रिकग्नाइज्ड, सो दैट इज अ टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट कि पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग, पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि ये चीजें नहीं करेंगे ना तो हम लोग मुआशरती तौर पे ना खत्म हो जाएंगे। मुआशी तौर पे तो खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन मुआशरती तौर पे हम लोग खत्म हो जाएंगे। सो अब ये चीजें सामने आ रही हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। आज आपने आजम साहब को खासतौर पे बुलाया, इसी वजह से बुलाया कि आजम साहब को नाउ वी ऑल नो, पीपल टॉक। एंड इन्होंने लाइक पिछले 1-1.5 साल में आप देखें, जब हम लोगों ने आजम साहब को जाना, वो आजम साहब की कितनी चीजें हमारे सामने आई कि ये कर रहे हैं। और इनकी देखा देखी लोगों ने अपने इनिशिएटिव्स किए हैं। काफी लोग, बहुत लोग अब सामने आए हैं जो अपने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द थिंग। और मैं जो लीडरशिप की बात कर रहा था ना, ये लीडरशिप में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और ये लीडर्स इसी तरह होते हैं हमारे आसपास। अगर आजम साहब मेरे कहीं हमसाए में रहते होते, तो मैं आजम साहब को कहता कि जी मेरे हमसाए में एक लीडर है। इसी तरह आपके खानदान में आप खुद एक अपनी फैमिली के लिए लीडर हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि गोइंग पॉलिटिकली, इमरान खान टॉक्स अबाउट वो जो हुस्न माशरत और अदल इंसाफ की बात करते हैं, इमरान खान इन 2 चीजों पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि अदल इंसाफ और हुस्न माशरत। उन्होंने जितने भी इंटरवेंशंस की हैं उसमें वो माशरती तौर पे, जो खास तौर पे जो सेग्रीगेशन ऑफ क्लास है उसको खत्म करने की उन्होंने कोशिश किया है। सास कार्ड है, सब कुछ है। सो ये एक अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव चीज मुझे नजर आती है। और आई 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 एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई वांट टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अब यहाँ से बेहतरी की तरफ होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, इट्स गोना हैपन slowly, but it has started. So just to be on a little positive note, I wanted to add this. थैंक यू। मैं आजम भाई की तरफ जाता हूँ, अपने फाइनल सेशन की तरफ भी। और थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह लेके चलें और अपना रोल इसमें कैसे अदा करें। और मैं एक आपसे जानना चाहूँगा कि आप टेनिस चैंपियन भी रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना टेनिस के बारे में भी बताएं कि वो हाउ डिड यू विन द चैंपियनशिप, एंड टेल अस अबाउट योर टेनिस and a little bit about your career in tourism also. We all like to hear a little bit about. Thank you. एक तो मैं जो फारूक की बात को आगे ले जाऊं, जो फारूक कह रहा था कि रेड लाइट को अगर ब्रेक करोगे तो कोई हिट कर जाएगा। मैं लाहौर में 10 साल पहले एक रेड लाइट पे रुका हूं तो मुझे किसी ने हिट किया है पीछे से आके। अच्छा, उसके बाद वो लड़के निकले हैं, नहीं मैं अच्छा, उसके बाद वो लड़के निकले हैं, उन्होंने मुझे गाड़ी से गिरबान से बाहर निकाला है और मुझे कहा है कि सड़क के दरमियान तू गड्डी क्यों खड़ी की थी। तो जब मैंने उन्हें कहा कि जी रेड लाइट थी, तो आगे उन्होंने कहा कि तू लॉ एंड ऑर्डर का मामा लगना है। तो और they actually mishandled me, you know, and okay, you asked too many questions, तौफीक। देखिए, मैं ये किस्सा सुनाया करता हूँ बहुत ऑफन कि जब मैं एक जमाने में टेलीविजन में एक्टिंग करता था, तो मैं बानो कुर्सिया का एक प्ले कर रहा था। तो उसके सिलसिले में हमें मॉडल टाउन में उनके घर में रात को रिहर्सल करनी पड़ती।
तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि अशफाक साहब मिल जाएं, लेकिन अशफाक साहब जब भी हमें देखते थे तो वो अपने कमरे में चले जाते थे, उनका हमारे लफंडरों के साथ क्या लेना देना। एक दिन अशफाक साहब खाने के मेज पे बैठे हुए थे तो मैंने पकड़ लिया, तो मैंने कहा कि अशफाक साहब, तो कहते हैं की हाल है हीरो, वो मुझे कहते हीरो थे। तो मैंने कहा अशफाक साहब, अच्छा हुआ कि आप मिल गए हैं, तो कोई जिंदगी ठीक करने की टिप तो देना। तो ही सेड दवाकर, मौत ठीक करने की टिप ले ले। तो मैंने अंदर से सोचा, मैंने कहा मेरी 24 साल उम्र है, मैं मौत के चक्रों में कहां पड़ जाऊं इस टाइम पे। बट क्योंकि इशफाक साहब ने ऑफर किया कि जी मौत ठीक करने की टिप ले ले, तो मैंने कहा ठीक है इशफाक साहब, जिंदगी ठीक करने की टिप नहीं देनी आपने, तो मौत ठीक करने की टिप देनी है तो वो दे दें। तो उन्होंने कहा किसी एक की जिंदगी ठीक कर दी। तो इट्स द सेगमेंट ऑफ वन, एंड आई हैव फॉलोड दैट रूल फॉर द लास्ट 40 years। मैं किसी बड़े इदारे में पढ़ाने भी जाता हूँ या ट्रेनिंग करने भी जाता हूँ और वहां 30 डायरेक्टर बैठा होता है, तो मैं उनको शुरू में कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि तुम में 30 में से अगर एक ठीक हो जाएगा ना, तो ऊपर मेरा हिसाब आसान हो जाए। मैं 30 को ठीक करने नहीं आया। सो your question was how can we make a difference? We can make a difference by narrowing our focus to one person. हम क्योंकि मोहल्ला ओरिएंटेशन करते हैं, क्योंकि हम 10,000 बंदों को खाना नहीं खिला सकते, उसका जो हमारा सोल्यूशन है, तो फिर हम एक को भी नहीं खिलाते। We want to be either easy or we want to be nothing। तो मैं यही कहता हूं, मैं कहता हूं यार मोहल्ले को खाना नहीं खिला सकते, एक को तो खिला सकते हो ना, उसको तो खिलाओ मरो, ताकि ऊपर जाके कहो जी मेरी वक़्त मेरी ताकत एक बंदे की थी, वो मैंने पूरी कर दी। तो जब हम ये मैस रिफॉर्मेशन पे निकलते हैं ना, तो हम कुछ भी नहीं करते, बिकॉज वी टेंड टू हाइड बिहाइंड द थिंग्स वी कैनॉट डू। अगर 5 दिन हम तौफीक दफ्तर में बिजी हैं और हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, उसका रिजल्ट बताऊं क्या होता है? हम सैटरडे संडे को भी नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर द 5 days वी कांट डू इट बिकॉज वी आर बिजी। और मैं कहता हूं कब वक्त हो, सैटरडे संडे को तो दफ्तर नहीं होता, तो 3 किलोमीटर पैदल मार लो। तो सो इट इज, ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया है, that because we hide behind the things we cannot do, we end up not doing the things we can do। Okay? That's right। तो हमें एक बंदे को पकड़ना चाहिए। मैं तो एक बंदे को पकड़ता हूं और कहता हूं चल बे इधर आ जा। So I think all of us can make a difference if we start focusing on the one person that is close to you, that you know, and then that person will deal with another person, and that person will deal with another person। The minute you bring numbers in, आप पहले ही हार मान के घर बैठ जाते हो कि यार ये क्योंकि इतना गंद पड़ा हुआ है मैं नहीं साफ कर सकता। अगर आप अपने सिर्फ गेट के सामने 4 डब्बे उठा लें, तो you've done your bit, तो in the hope that everybody will do the same। जी, तो बिल्कुल सही कहा। ये Usman wants to say something। I just want to ask a question, Azam साहब, based on what you said। आपने जो कहा कि हम नंबर्स के करते हैं, ये बिल्कुल आपने सही बात कहा कि हम लोग या तो ईदी बनना चाहते हैं या हम कहते हैं हम कुछ भी ना बने। सो कहीं इसके पीछे ये तो नहीं है कि बिकॉज ऑफ द नंबर्स वी कैन गार्नर सम अटेंशन, कि देखो जी अगर मैं 100 बंदों, भाई नंबर्स में बेटा सेल्फी है ना। हाँ यस। जब मैं टूरिज्म मैंने संभाली तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाउ विल यू इंक्रीज टूरिज्म। मैंने कहा आई विल नॉट। मैं कहा जेड़े अगे हैं वो संभाले नहीं जाते थे और ले आवा। सही बात है, अग्रीड। मैंने कहा आवर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। एक तो हमें अब एक तो शो मारने की इतनी आदत हो गई है और अपने आप से ही मारते रहते हैं। अब काराकोरम हाईवे है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8th वंडर,
कसम ले लें कि पाकिस्तानियों के अलावा कोई नहीं कहता दुनिया में इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपस में ही लगे रहे। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो होगा, लेकिन इफ यू आर ट्रेवलिंग विद योर ग्रैंड मदर एंड यू क्रॉस बेशाम एंड शी सेज बेटा गड्डी रोक, मैंने पेशाब आया, तो यू हैव टू टेल योर ग्रैंड मदर के नानी जी 4 घंटे रोकना पड़ेगा, क्योंकि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, हुण गुसलखाना कोई नहीं 4 घंटे। Oh my God. So tourism is not about getting foreigners in your country. Tourism is about getting your house in order. And I am the first person who has come into government and said our house is not in order. When you enter a hotel in Naran and you find that your bathroom is choked, it doesn't matter how beautiful Lake Saiful Malook is. It doesn't matter. It doesn't matter how high K2 is if there are bed bugs in your bed. तो ये पहले हमने अपने घर को ठीक करना है। अब घर को क्यों नहीं ठीक करते? एग्जैक्टली व्हाट उस्मान सेड। अब मैं गुसलखानों के साथ सेल्फी खिंचवाऊं कि लोग कहेंगे देखो जी। मैंने तो सेल्फी जाना है जब मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर को कि जी लंदन में बड़े टूरिस्ट हैं, मुझे लंदन भेज दें, या फ्रैंकफर्ट में बड़े टूरिस्ट हैं, सेल्फियां तो वहां होनी है। तो मैं जो कहूँ जी गुसलखाने नहीं है तो क्या जा बढ़ाओ, तो ये कोई नौकरी हुई कि जी मैंने कहूँ जी आपने मुझे ऐसे पीएम बनाया? तो मुझे तौफीक, बिफोर आई बिकेम SAPM एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक इवेंट पे मुझे वो जो होस्ट है मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो उसने कहा जी आजम साहब के पास ये ऑनर है कि इन्होंने 6 हुकूमतों को टूरिज्म पे एडवाइस किया है, और वो ज़ियाउल हक से शुरू हुआ, उसके बाद बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, फिर मुशर्रफ, फिर मतलब है वो 6 हुकूमतें गिन के यहाँ तक पहुंच गया। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मेरी वजह शोहरत ये नहीं है कि मैंने 6 हुकूमतों को एडवाइस किया है, मेरी वजह शोहरत ये है कि इन 6 की 6 ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने कहा दिस इज व्हाट आई एम फेमस फॉर, बिकॉज जो मैं बात करता हूँ इनको अच्छी नहीं लगती, बिकॉज मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने आके लश्कारे नहीं मारने के जी ये माशाल्लाह। भाई इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ब्यूटी बाय इटसेल्फ डज नथिंग। आपको उसके पीछे प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, आपको उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। थोड़े से लोग मरी आ गए थे, 25 बंदा मर गया, आप हैंडल नहीं कर सक रहे ट्रैफिक को। वो गोरा आता है एयरपोर्ट पे, उसकी पतलून उतार देते हैं, उसकी बनियान खींच लेते हैं, यू नो। सो और फिर ये जो है ना कि टू लिव इन अ फॉल्स परसेप्शन, तो मैंने तो ये काम करना नहीं था। एंड मर्सिफुली द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर सेड जो तूने करना है कर, यू नो, बिकॉज ही हैड फेथ इन मी। सो आई स्टार्टेड बॉटम अप। मैंने कहा मैंने नहीं जाना वलायत और फलानी टूरिज्म कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो फलाना मैंने जाके बालाकोट की सड़क ठीक करानी है भाई। वहां एक गरीब फैमिली अपनी सुजुकी ले जाती है, वो वापसी पे जब आता है तो वो गाड़ी बदल चुकी होती है, कोई और गाड़ी होती है, उसका सत्यानाश हो जाता है। एंड दीज आर you know middle income people, their cars get destroyed. So खैर वो एक ये बहुत लंबी कहानी है, I don't want to start on that. The other question you asked was that of my tennis. It was a very tough life. It was and of course like any other sportsman, मैं कोई 100 दफा मुंह के भल गिरा हूं, but I got up again. It is a story of despair, of grief, of heartbreak, and that's what स्पोर्ट्समैन्स लाइफ इज। आप तो इमरान खान को वो 92 का वर्ल्ड कप उठा के देखते हो ना, तो उसके पीछे जो कहानी है वो मुझे पता है, उसके पीछे जो हार्ट ब्रेक और ग्रीफ है वो कोई नहीं देखता, और वो किसी वजह से आप लोग वो नहीं देखते या दुनिया नहीं देखती, बिकॉज इफ यू लुक एट द कमिटमेंट एंड द एफर्ट दैट गोज बिहाइंड द स्टोरी, देन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ ना, फिर खुद करना पड़ता है। तो अपनी अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करने के लिए
बेस्ट काम ये होता है कि आप किस्मत पे डाल दो कि यार वो वर्ल्ड कप क्यों जीता, कि जी लकी बड़ा सी ना। तो अगर आप कहो जी वो मेहनत बड़ी करता था, तो फिर चपेट अपने मुंह पे आती है कि तूने क्यों नहीं मेहनत की। तो स्पोर्ट्स, there's a glamour side to it. I wore the green jacket, and you sign autographs and you come on television. That's the glamour. But believe kare, the glamour side is 10%. The 90% is sacrificing your youth. मुझे तो बचपना सैक्रिफाइस करना पड़ा, जहाँ सारे बच्चे बर्थडे पार्टियां शाटियां में, हम उधर भाग रहे थे, जिम शिम होते नहीं थे, और वो बाटा के पीटी शूज होते थे जो पापड़ से भी पतले होते थे, वो पहन के आपने सड़कों पे भागना होता था। सो यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, और आजकल के बच्चे जो है वो अब हम रोते हैं कि जी हमारे मेडल नहीं आए ओलंपिक्स में। वो नर्सरियां सारी बंद कर दी, मेडल झोली में गिरने हैं ऊपर से। सही बात, स्कूलों में स्पोर्ट्स बंद कर दी, हर जगह स्पोर्ट्स बंद कर दी। चाइनीज ने इस्लामाबाद में जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था, इट वाज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर। अभी आप जाके देखें, उसकी फॉल्स सीलिंगें गिर रही है, उसके बाथरूम में वो WC निकाल के भाग के ले गए। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो हम बचा नहीं सके। तो ये कहानी बहुत दर्दनाक है। वो ये कोई और आप करेंगे शो तो उसमें मैं बताऊंगा जरूर। तो टूरिज्म का भी मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स का भी मैंने बता दिया। आप किसी और से पूछ ले, मैं कोई नॉन लीग का नहीं हूँ। नहीं, वो मैं चाहता कि आपको थोड़ी चीजें सारी लोगों को भी पता चले, देखने वालों को भी। मैंने बता दी ना। और दूसरी बात ये है, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, आई हेट प्लगिंग माई सेल्फ, मेरी एक वेबसाइट है azamjameel.com. सो इफ एनीबडी वांट्स टू refer to what I've done and what I continue to do, the best place is azamjameel.com. Or you can invite him to Shinwari place. He loves coming to Shinwari and he will tell you all about himself. Absolutely. ये एक कुलिया है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चले जी, ये तो बड़ा अच्छा, आपने अच्छी तरह से अपने बारे में भी थोड़ा बताया। मैं चाहता कि सुनने वालों को भी आपके बारे में थोड़ा और करंटली एंड पास्ट और सब चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया आ जाए। तो हम बात कर रहे थे वो सिविक ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आई थिंक उसको डिस्कस किया है। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अगर मैं पेरेंट हूँ तो अपने बच्चों को बताऊँ कि ये हमारी जिम्मेदारियाँ हैं और इस पे हमने चलना है और हमने बिहेव करना है, चाहे आप अवाम में हैं, नेबर्स के साथ हैं, सोशल मीडिया पे हैं, यू हैव टू बी द सेम। तो आई थिंक इसके लिए सोल्यूशन तो यही है कि हम इंडिविजुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, अपने बड़ों के साथ और अपने छोटों के साथ। तो फिर ही हम एज अ नेशन हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है मैं वेस्ट की इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, हालांकि उस्मान भी वेस्ट से हैं, मैं भी वेस्ट से हूँ, तो वो कंपैरिजन अच्छा लगता भी नहीं है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज एक बड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे और इनको कितने 100 साल हो गए हैं इन मुल्कों को बने हुए, तो उसको 70 साल की मुल्क के साथ कंपेयर करना नाइंसाफ़ी होती है। तो आई बिलीव के आई वुड नॉट कंपेयर दैट। लेकिन उस्मान, अगर आप थोड़ा सा इसको और कंक्लूड करना चाहें तो फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ जी, कमिंग बैक टू द सिविक रिस्पांसिबिलिटी और व्हाट कैन वी डू। देखिए, मुझे ना वो आजम साहब ने बड़ी सही बात की कि या सब ईदी बनना चाहते हैं या कुछ भी नहीं। इसी तरह ना यही चीज मैं इसी एनालॉजी को यूज करूंगा इन डूइंग योर सिविक ड्यूटीज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये समझते हैं कि एकदम से आप सारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर सकते, तो आप कोई एक या दो चीजें ऐसी पकड़ लें जो आपके नजदीक आसान है और उसको रिलीजियसली करें। मैं एक मिसाल देता हूँ, अपनी ही मिसाल देने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं छोटा था ना तो मेरी नहाने से बड़ी जान जाती थी, गंदा मंदा रहता था, अम्मी से डांट पड़ती थी। अपने घर में सारे बहन भाइयों में ना सबसे कम मैं नहाता था, अम्मी से बहुत जूतियां पड़ती थी, डांट पड़ती थी। तो एक टाइम फिर ऐसा है जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया कि यार, तो मैंने एक चीज करना शुरू की कि मैं सुबह उठ के जल्दी सबसे पहले नहाता था।
और ये चीज मैंने रोज करना शुरू की। मुझे बहुत लोगों ने कहा यार रोज ना नहाया कर, बाल गिर जाएंगे, गर्म पानी से नहाएगा बाल गिर जाए, लेकिन आई स्टार्टेड डूइंग दिस रिलीजियसली। उससे फायदा ये हुआ कि मेरे अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ठीक है जी। पहला काम मेरा सुबह उठ के अपनी पर्सनल हाइजीन का आ गया, और मेरे अंदर एक काम मैंने अगर करना शुरू किया तो उसकी वजह से मेरी कई जो पूरे दिन की जो एक्टिविटीज थी ना उसमें एक जो है सुधार आ गया। इसी तरह अगर आप किसी भी, जो मैं इस तरह आता हूँ सिविक ड्यूटी की तरफ, अगर आप कोई एक ड्यूटी पकड़ लें, जैसे फारू ने भी ये कहा, आपने भी मिसाल दी कि हम लोग अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल चलते हुए जा रहे हैं और आपको एक कोई चीज ऐसी पड़ी हुई नजर आई जिसे आप उठा के कूड़े में डाल सकते हैं, आप सिर्फ एक काम करना शुरू करते हैं कि आप वो उठा के कूड़े में डालना शुरू करते हैं। हमारे दीन में सही एक बात, अगर चलते जा रहे हो तो रास्ते में पत्थर है तो उसको लुढ़का दो, ये भी सदका जारिया। तो आप अगर बिल्कुल ऐसे ही। इसी सेंस से, क्योंकि हम लोग ना रिलीजियस एनालॉजी बड़ी समझते हैं, तो अगर हम इसी चीज को लेके कोई एक काम पकड़ लेना जिससे आप उसको एक काम रिलीजियसली करना शुरू कर दें, वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस लेकर आएगा, और आप ऑटोमेटिकली कई ऐसे काम करने शुरू कर देंगे रिलेटेड टू दैट प्रोबेबली वेरी ट्रिवियल थिंग, और आपके अंदर वो चीजें होना शुरू हो जाएगी। आप ना यार एकदम छोटी, से बन जाए सब कुछ नहीं जो है ना। एकदम से तो आप हाँ नहीं जंप सारी सीढ़ियां एक साथ तो नहीं चढ़ सकते ना, हाँ, एक एक लेकिन करके चढ़नी होती है। जस्ट स्टार्ट डूइंग वन थिंग एंड आई थिंक यू विल फाइंड योर वे। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं आजम भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी लोगों को, यहाँ पे भी कहता हूँ यार, ये खाते पीते हो चीजें गाड़ी से बाहर क्यों फेंक देते हो? एक गार्बेज बैग छोटा सा गाड़ी में रख लो, उसको भरते रहो, जब जाओगे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे निकाल के उसको कूड़े में फेंक देना। जरूरी है बाहर जमीन पे फेंकना? जी आजम भाई। मैं सिर्फ कंक्लूडिंग में एक ईदी साहब का किस्सा सुना दूं, सिर्फ आप ईदी साहब को रिफर कर रहे हैं। जी जी। जब जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और वो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बने, तो उनकी ख्वाहिशात में से एक अव्वल ख्वाहिश थी कि वो ईदी से मिले। तो उन्होंने कमांडर 5 कोर को कराची में फोन किया कि मैंने ईदी से मिलना है। तो उन्होंने फिर ईदी को और एक बंदे को इस्लामाबाद भिजवा दिया। तो वो जब पहुंचे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ, तो आगे बड़ी खातिर तवाज़ो हुई और बड़ा बूफे शूफे लगा हुआ था। तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ वाज ग्रेट फैन ऑफ ईदीज। तो उन्होंने बातों बातों में तारीफन ऑब्वियसली ये कहा कि ईदी साहब, आपको पता है कि मुझे दुख किस बात का है? तो उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा मुझे दुख इस बात का है कि इस पाकिस्तान में सिर्फ एक ईदी है, तो मैं चाहता कि इस पाकिस्तान में 30 ईदी होते। तो ईदी साहब ने जवाब दिया, उसने कहा जनाब सदर, ऐसी बदवा मुंह से ना निकालिएगा। तो ही वॉज टेकन अबैक, ही सेड क्यों? उसने कहा जी, जब किसी मुल्क में इंसानियत खत्म हो जाती है तो ईदी पैदा होता है। वाह जब वाह। इंसान से मोहब्बत करना बंद कर देता है तो उस मुल्क में ईदी पैदा होता है। I am a result of everything that is wrong in this country. आप ये दुआ करें कि इस मुल्क को कभी किसी ईदी की जरूरत ना पड़े, ये दुआ वेरी नाइस, मांगता वेरी नाइस, वेरी हूं। नाइस। तो बड़ा अब अच्छा आपने इसको। और यही सिविक है, क्योंकि हमने अपने काम बंद कर दिए, क्योंकि हमने कहा ईदी है ना, तो हमने हर डिपार्टमेंट में एक ईदी ढूंढ लिया। हमने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये उसका काम है। तो ये जस्ट इट वाज अ क्लोजिंग रिमार्क, आई जस्ट थॉट आई जस्ट शेयर जी इट जी, विद बहुत यू। अच्छा, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरह आपने इसको कंक्लूड किया। और सारी बात है, सोल्यूशन यही है, और बार बार हम यही समझते हैं कि इंडिविजुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वही वाला आपने जो अभी लास्ट एग्जांपल दिया, इट कम्स टू इंडिविजुअल। तो जो कि हम रिलाय ईदी पे करें या 1122 पे करें, हम वो सारी चीज़ें हमें खुद भी करनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। और ये एग्जांपल्स भी देना चाहिए बच्चों को, बड़ों को, नेबर्स को। और कोशिश करें अपने नेबर्स को जाने, हु योर नेबर्स आर, कि ताकि आपको पता हो कभी कोई प्रॉब्लम हो कि आपके राइट पे कौन रहता है, आपके लेफ्ट पे कौन रहता है। अगर आप अपार्टमेंट पे रहते हैं तो ऊपर वाले माले पे कौन है, नीचे ग्राउंड फ्लोर, नेक्स्ट फ्लोर पे कौन है। तो वी हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में आजम भाई आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का,
कि कॉफी पीनी है, वो कहेंगे मैं सामने आ गया हूँ, आज पहुंच जाओ उधर। देखे ना, ये शो भी तो कॉफी विद तौफीक है, तो मैं तो पी रहा हूँ, आप लोग पीना, आप लोगों की लेट नाइट है तो शायद इस वक्त आप चाय शाय नहीं पी रहे होंगे, इट्स लेट इन द नाइट। लेकिन ये कि अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग थैंक यू यू फॉर ऑल। हैविंग मी। जी इंशाल्लाह, होपफुली आपका ट्रिप अच्छा रहा इंग्लैंड का, और यू नो थैंक यू एवरीथिंग जी। गोस वेल फॉर यू, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आजम साहब, आप हम कुछ Thank you कहना वेटिंग जी। चाह फॉर रहे हैं? यू। अल्लाह थैंक यू, हाफिज। थैंक थैंक यू यू जी। जी, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज।